नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा पर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, कहते हैं ना, एक अकेला कितनों पे भारी। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से करीब करीब पूरे देश ने सुना था, जब वो संसद में राज्यसभा के भीतर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। लेकिन एक अकेला कितनों पे भारी, अब एक अकेले को क्या दो जगह तीसरी शपथ के साथ ही एक अकेले को दो बार झुकने की नौबत आ गई है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय की सियासत, गठबंधन, धर्म की मजबूरी और इन सब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस मुक्त भारत, क्षेत्रीय दल मुक्त भारत और तमाम तरह की जो नैरेटिव और जो भाषाएं आप सुनते रहे थे, उन सब से आगे निकलकर अब सत्ता को पहले ही महीने के भीतर नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार को पहले ही महीने के भीतर एक अपनी पार्टी के फ्रंट पर, दूसरा गठबंधन के फ्रंट पर झुकने के हालात उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिस प्रकार से पिछले 22.5 वर्षों से गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो सरकार चलाने का अनुभव रहा है, उसके भीतर सहयोगी दलों के सामने, संघ के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, इन सब के सामने झुकने की आदत नहीं रही है। लेकिन पहले ही महीने के भीतर सरकार को दो मोर्चे पर झुकने की नौबत आ गई, तो आप बखूबी सोच सकते हैं कि अगर थोड़ा भी झुकने में आनाकानी की तो फिर सरकार कभी भी भूतपूर्व सरकार में तब्दील हो सकती है। प्रधानमंत्री कभी भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या में एक और नाम जोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हालात तो इसलिए भी बने हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, भारतीय जनता पार्टी के विंग मास्टर कहे जाने वाले नागपुर में बैठे हुए लोगों के भीतर से जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं, उस हालात के भीतर नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टंप अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। वह अध्यक्ष आरएसएस की मर्जी से तय होगी, वो नागपुर की मर्जी से तय होगा, वो पार्टी की मर्जी से तय होगा, वो व्यक्ति की मर्जी से तय नहीं होगा। ठीक कुछ इसी प्रकार से एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल की इच्छा है कि जो अगला लोकसभा का स्पीकर होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वह स्पीकर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से तय नहीं होगा। वो स्पीकर सहयोगी दलों के इच्छा अनुसार ही तय होगा। लोकतांत्रिक स्वरूप और एनडीए सरकार दिखनी भी चाहिए, ना किसी भाजपा सरकार दिखनी चाहिए। तमाम बड़े बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास है, ऐसे में क्या स्पीकर पद भी बीजेपी के पास जाएगा? ये हालात तभी बने हैं जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर सिमट गई, बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे सिमट गई। अब जब दो फ्रंट पर, एक बार अपनी पार्टी और संगठन के सामने और एक बार सहयोगियों के सामने जो झुकने की नौबत आ रही है, क्या यह इंडिया अलायंस की ताकत ने मजबूर किया है? निश्चित तौर पर जिस इंडिया गठबंधन ने, जिसके बारे में तमाम एग्जिट पोल, तमाम तरह के गोदी मीडिया के दिन रात चलने वाले भोपू अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बार सत्ता के प्रशस्ति गान में जुटे हुए थे, उससे आगे निकल करके जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अपने आंकड़े को और कुछ अन्य निर्दलियों को, जो अगर जोड़ देते इस आंकड़े को 250 लोकसभा सीटों के करीब पहुंचा दिया। अब इस बात से साफ जाहिर होता है कि सत्ता को चलाना, सत्ता को बनाए रखना इस सरकार के लिए इतनी बड़ी दुश्वारियों की बात है, जिस दुश्वारियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है या नहीं। वरना क्या, कौन सोच सकता था एक अकेला कितनों पे भारी करने वाले लोगों को, नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री आवास पर सहयोगी दल के बुलाने की नौबत आ रही। पहले तो बुलाया भी नहीं जाता था, लेकिन जो बुलाने की नौबत आ रही है, उसके लिए राजनाथ सिंह का आवास अकबर रोड को चुना जा रहा है। बहुत दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन समन्वय की भूमिका अकबर रोड पर तय करनी पड़ रही है। ये भूमिका पृथ्वीराज रोड से, यानी लाल कृष्ण आडवाणी के आवास से तो कब की छीन ली गई थी, लेकिन अब अकबर रोड पर समन्वय की जिम्मेदारी तय हो, ये नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति में एक बुरे सपने की तरह है। एक ऐसा बुरा सपना जिसकी कल्पना तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया होगा। 370 पार और 400 पार का जो नारा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो राजनीतिक अट्टहास
कहाँ चला गया जब राजनाथ सिंह बैठकें कर रहे हैं? क्या कभी ने किसी सोचा कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की कोई बैठक पिछले 10 साल में लेते हुए दिखाई पड़े हों? कहाँ थे राजनाथ सिंह 10 सालों में? राजनीतिक तौर पर कोल्ड स्टोरेज में भेजे जा चुके थे क्या? और नाम के रक्षा मंत्री के तौर पर जब वो पूरे देश के लोग उनको जानने लगे, इससे पहले नाम मात्र के गृह मंत्री के तौर पर लोग जानने लगे, उससे आगे बढ़ करके राजनाथ सिंह को एक समन्वय कार्य के मतलब उनकी भूमिका को देखते समझते हुए अकबर रोड के ऊपर बैठक बुलानी पड़ रही है, अकबर रोड के आवास पर बैठक बुलानी पड़ रही है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत, एकनाथ शिंदे की सांसदों की अहमियत कि पता नहीं कब वो उद्धव गुट में शामिल हो जाए। और इन सब से आगे बढ़कर के अगर देखें तो पवन कल्याण, जीतन राम मांझी जैसे छोटे सहयोगी दल, एक दो सांसदों वाले सहयोगी दलों की अहमियत इतनी बढ़ जाएगी कि एक अकेला कितनों पर भारी वाली पूरी की पूरी मानसिकता और पूरा का पूरा वो आर्टिफिशियल व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व में एक अकेला कितनों पे भारी कहने की एक अद्भुत क्षमता थी, वो व्यक्तित्व तमाम तरह के सरकार चलाने की दुश्वारियों को राजनाथ सिंह के भविष्य छोड़ दिया गया। आप ध्यान रखिए, सत्ता चलाने और सरकार चलाने की पूरी भूमिका को राजनाथ सिंह के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि सहयोगियों दलों को यह मुलम्मल देने की रणनीति आप कह सकते हैं, भ्रम में डालने की रणनीति कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह अब ताकतवर बन रहे हैं, अब तो भरोसा कर लो। लेकिन अध्यक्ष पद के ऊपर टीडीपी अपनी पार्टी का सांसद बिठाना चाहता है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जो सुविधा उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में मिली थी, वो सुविधा मिलनी चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, वही गठबंधन धर्म जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के दो नेता विजय सिन्हा और नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष, वही गठबंधन धर्म, जिस गठबंधन धर्म के तहत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है। लेकिन दिल्ली आते ही रवैया बदल क्यों जाते हैं? दिल्ली आते ही सत्ता सब कुछ अपने मुट्ठी में केंद्रित क्यों करना चाहती है? क्या बिहार फॉर्मूला भूल गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या महाराष्ट्र फॉर्मूला भूल गई है? और जब 20-20 महीने की सत्ता का सौदा जो है जेडीएस के साथ कर्नाटक के भीतर हुआ था, उस समय भी मुख्यमंत्री पद तो कुमारस्वामी को दिया गया था, विधानसभा अध्यक्ष किसको मिला था? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये फॉर्मूला को भुला दिया है? दिल्ली के भीतर वो सब कुछ उसको अपना चाहिए और राज्यों में हिस्सेदारी चाहिए। ये दोहरा रवैया क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थ की सारी हदों को पार करते हुए दिखाई पड़ रही है? एनडीए की सहयोगी दलों को लगना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार, ध्यान दीजिए कि कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं जानता कि वो कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उनकी राजनीतिक क्रियाकलाप को अगर देखें, अंदर खाने जो आहट मिल रही है उसके ऊपर अगर भरोसा करें तो साफ जाहिर होता है कि जब तक इंडिया गठबंधन के साथ उनकी कोई बेटर डील नहीं हो जाती, तभी तक नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कमोबेश यही कहा जा रहा है कि उन्हें जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुआ, तो क्या इस सरकार को वो मन से समर्थन दे रहे हैं? और उन परिस्थितियों के भीतर चंद्रबाबू नायडू क्या उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे जब एक तरह से कहे तो उन्हें चिढ़ाने की मंशा से उनके रिश्तेदार दीप पुरंदेश्वरी को कहा जा रहा है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि यदि चंद्रबाबू नायडू चाहे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बना सकती है। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के भीतर एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर बीजेपी को डेवलप करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष बनने देंगे? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में आकर के, एक ऐसी राजनीति के बीच आकर खड़ी हो गई जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार को शपथ लिए सत्ता संभाले हुए महज 9-10 दिन हुए हैं। 9-10 दिन में 9-10 कर्म होते हुए देश ने देख लिया और अभी और देखना बाकी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की है और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया और उससे अध्यक्ष पद लेकर के अमित शाह को दिया गया। उस समय बातें चली थी प्रधानमंत्री भी गुजरात का, भाजपा अध्यक्ष भी गुजरात का, ये कैसे चलेगा? तो तंज भरते हुए किसी ने उसी समय कहा था कि नागपुर के भीतर नंबर 1 में महाराष्ट्र के और नंबर 2 में महाराष्ट्र, ये मतलब कैसे चलेगा? यानी सर संचालक भी महाराष्ट्र से और सरकार कार्यवाहक भी महाराष्ट्र से, कैसे चलेगा? लेकिन तब नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के उफान पर थे और उस दौर में
पूरे भारतवर्ष में गुजरात लॉबी को थोपने की जो कोशिश हुई थी, उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां देश में बदलने लगी। 2019 को अगर देखें, तब अमित शाह को गृह मंत्री बनाया कर लाया गया, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया? जो पैरेलल सेंटर ऑफ पावर डेवलप न कर सके, समानांतर सत्ता केंद्र बीजेपी के भीतर न बन जाए, 4 लोकसभा सीट वाले राज्य, छोटे से पहाड़ी राज्य से आने वाले जेपी नड्डा को बनाया गया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा देश का स्वास्थ्य संभालने के लिए पार्टी का स्वास्थ्य छोड़ करके जा रहे हैं कि पार्टी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कोई और संभाले, तो उस पार्टी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को क्या कोई गुजरात लॉबी का कि उस गुजरात लॉबी का कोई रबर स्टाम्प ही संभालेगा? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर जितना है, उतना ही ज़्यादा संघ के भीतर है, उतना ही ज़्यादा भाजपा और संघ के साथ साथ इस भारत देश के आम मतदाताओं के भीतर भी है कि क्या पूरी सत्ता को व्यक्ति विशेष में केंद्रित कर देने वाली प्रक्रिया गठबंधन के दौर में भी गठबंधन युग की वापसी, मतलब इस तरह की प्रक्रिया चलेगी? वीटो लगना तय है। और अब जो अध्यक्ष आएगा वो नागपुर की मर्जी होगी, नागपुर की सहमति होगी, भाजपा की कई कार्यों की सहमति होगी। हड़बड़ाहट में जिन जिन लोगों का अध्यक्ष पद के लिए नाम चल सकता था, सबको मोदी कैबिनेट में घुसा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान, चर्चा थी कि वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आनंद फानन में जब कैबिनेट बन रही थी तो शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया। यानी लाइन काटो, जो अध्यक्ष बन सकते हैं उनका रास्ता काटते जाओ। जेपी नड्डा बन ही गए जो अध्यक्ष, उनको खैर रबर स्टाम्प ही लोग मानते थे। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो तमाम बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के भीतर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सबके सब कैबिनेट के भीतर। अब स्थिति ये है कि कहा जाता है कि विनोद तावरे बनेंगे, लेकिन क्या विनोद तावरे को संघ स्वीकार करेगा, या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पूरे मन से इस दौर में विनोद तावरे को स्वीकार करने की स्थिति में होगी? ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण का नाम आ रहा है। तमाम सारे नाम सुनते जाइए इस दौर में। ये सारे नाम जो है क्या उस परिस्थिति को बदल पाने में कामयाब होंगे जिस परिस्थिति का निर्माण 10 सालों के दरमियान भाजपा के भीतर किया गया? इन सारी बातों को देखते हुए, इन तमाम तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अपना अध्यक्ष बना पाने में इस बार पूरी तरह से कामयाब नहीं होने वाले। यह करीब करीब तय दिख रहा है। और बात रही लोकसभा के अध्यक्ष पद के ऊपर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दायरे से बाहर जाकर चंद्रबाबू और नीतीश बाबू और इन सब से आगे बढ़कर सरकार कैसे चलेगी, सरकार गिरेगी तो नहीं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक एनडीए सरकार की झलक देनी है, भाजपा सरकार की झलक नहीं देनी है। उन सब को मद्देनजर रखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बना लेगी अपनी जिद पर? सदन का सत्र शुरू होने के बाद भी 26 जून जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव है उस दिन भी अड़ी रही। अगर भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही, कोई नहीं जानता कि सदन में सरकार गिर भी सकती है। कोई नहीं जानता कि स्पीकर के चुनाव पे गिर जाए या फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे गिर जाए या फिर बच जाए, लेकिन सरकार गिरने और बचने की चर्चा, और इन स्थिति में सरकार का बहुमत है तो 250 के करीब सांसद तो विपक्ष के पास है और सहयोगी दलों की आंख दिखा सकने की राजनीति क्षमता है। एक तरफ संघ आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ सहयोगी दल आंख दिखा रहा है। एक संदेश गोरखपुर से दिया जा रहा है और गोरखपुर और नागपुर दोनों मिलकर के 5 दिन साथ में नागपुर का सत्ता केंद्र गोरखपुर के भीतर बैठ करके मैसेज दे रहा था। वहीं दूसरी ओर अमरावती और पटना का सत्ता केंद्र वह भी अपने तरीके से मैसेज दे रहा कि अब मोदी सरकार नहीं है, अब एनडीए सरकार है। अब इसमें एनडीए सरकार का ऑक्सीजन गुजरात लॉबी, और गुजरात में नहीं, इसका ऑक्सीजन एक तरफ नागपुर के भीतर है तो दूसरी तरफ अमरावती और बिहार के पटना में भी है। तो देखते रहिए आगे क्या होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही महीने में 2 मुद्दे के ऊपर सीधे साष्टांग दंडवत करने में पूरी तरह से झुक जाने की स्थिति में अगर दिखाई पड़े तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखते रहिए, मुझे दीजिए जय हिंद।